मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बेशक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार उम्मीदों के साथ बढ़ रही है और समय समय पर सरकार की समीक्षा भी की जा रही है, लेकिन इस बीच हम बात करेंगे बीते साल की, यानी कि साल 2015 की। साल 2015 मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार के लिए इस वजह से बेहद खास रहा क्योंकि इसी साल में मनोहर सरकार ने अपने पहले वर्ष के कार्यकाल का अधिकतर समय गुजारा। विकास भी हुआ लेकिन विवाद के साथ साथ, और मनोहर सरकार उस दिशा की ओर बढ़ती चली गई जिसका लक्ष्य उसने ताजपोशी के बाद तय किया था। इस बीते हुए साल में राजनीति भी जमकर हुई। पूरे के पूरे साल में राजनीति अपनी परिधि पर घूमती रही। कभी विरोधियों ने सरकार पर हावी होने की कोशिश की तो कभी सरकार ने विरोधियों को करारा जवाब दिया। कुल मिलाकर 2015 की राजनीति का पूरा किस्सा आज हम आपको बताएंगे राजनीति 2015 में। 2015 की जब शुरुआत हुई थी तो नए साल पर बीजेपी का जश्न कई गुना ज्यादा था। एक लंबे अरसे के बाद प्रदेश पर हुकूमत का सपना साकार हुआ था और उसमें कांग्रेस के किलों को भेदने की खुशी भी शामिल थी। लेकिन साल की शुरुआत मनोहर सरकार के लिए मुसीबत से हुई। जिन किसानों को खट्टर सरकार से ढेर सारी उम्मीदें हैं, वही उम्मीदें जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी में सांस तोड़ रही थी। यूरिया खाद के लिए किसान थाने से लेकर अनाज मंडियों तक के चक्कर काटता रहा और इसके लिए उसे पुलिस की लाठियां तक सहनी पड़ी थी। यूरिया की किल्लत और कालाबाजारी ने किसानों के सामने एक बड़ी मुसीबत पैदा कर दी थी और ये परेशानी सरकार के लिए भी बहुत बड़ी बन गई। इसके अलावा बेटियों की कमी का दाग प्रदेश के माथे पर उस समय भी कलंक की तरह था और आज भी जस का तस वो दाग चस्पा है। हालांकि इसको बदलने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन अभियानों का असर भी नाकाफी साबित हो रहा है। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। वही जनवरी के ही महीने में मनोहर सरकार ने नई खेल नीति का ऐलान भी किया था, जिसको लेकर विरोधियों ने सरकार पर निशाना भी साधा। जनवरी कुछ मुसीबतों और भविष्य की कुछ आशाओं के साथ खत्म हुआ। सरकार का कदम बड़ी ही गंभीरता के साथ बढ़ रहा था और शहर से लेकर गांव तक की सूरत अब बीजेपी सरकार के हवाले थी। ये बात साफ है कि हरियाणा के गांव आज भी विकास के नाम पर ठहरे हुए हैं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा लेकर चंडीगढ़ पहुंचे कमल वालों की सरकार हर कसौटी के लिए तैयार थी। फरवरी खत्म होने से पहले ही मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और ये ऐलान सूबे के गांवों को लेकर था। मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांव बनियानी और निंदाना में कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने के वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दौरान उन्होंने मारा गांव जगमग गांव नाम की योजना शुरू करने की घोषणा भी की। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने का संकल्प था और शर्त थी कि जो गांव 100% बिजली बिल का भुगतान करते हैं उन गांवों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में बिजली चोरी की समस्या बहुत बड़ी है और इस कदम से मुख्यमंत्री ने इस समस्या को खत्म करने की दिशा में भी काम किया। लेकिन साल पूरा होने को है और मारा गांव जगमग गांव की घोषणा राजनीति की परिधि पर नाचती नजर आती है।
फरवरी 2015 का महीना इस बात की भी याद दिलाता है कि इसी महीने में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अनिल विज ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला था। विज ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर नाराजगी जताई थी और परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया था। विरोधी अपने भाषण में मनोहर सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये सच्चाई भी है कि बीजेपी ने सत्ता संभालने के बाद से हर बात में किसान का जिक्र किया। विरोधियों से दो तरफा घिरी रहने वाली मनोहर लाल खट्टर की सरकार किसानों के मुद्दे पर विचार करती रहती है और इस बात को वो घोषित की गई योजनाओं के जरिए भी बताती है और जताती है। हालांकि ये बात अलग है कि किसानों को मनोहर सरकार से बहुत कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ। मार्च के महीने में एक बार फिर सरकार ने किसानों की करुणा को कम करने की कोशिश की और हरियाणा फ्रेश नाम की योजना शुरू की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुड़गांव में कृषि नेतृत्व सम्मेलन के अवसर पर इसका शुभारंभ किया और इसी के साथ एक और योजना मनोहर सरकार के खाते में जुड़ गई। इसके अलावा मार्च के ही महीने में मनोहर कैबिनेट ने एक और अहम कानून विधानसभा में पारित कर दिया। ये कानून था गौवंश संवर्धन और संरक्षण का। इस विधेयक में प्रदेश में गौ हत्या और गौमांस की बिक्री पर 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया। इस विधेयक को नवंबर के शुरुआत में राष्ट्रपति की सहमति के बाद तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। जब से हरियाणा के सिंहासन पर कमल का फूल खिला, किसानों की उम्मीद का आकार बढ़ता गया। दिन ब दिन किसान उम्मीद को तलाशता, लेकिन सिवाय आश्वासन और भरोसे के उसे कुछ हाथ न लगा। ओलावृष्टि, भारी बारिश और तमाम तरह की दिक्कतों से किसान जूझता रहा और मदद की टकटकी लगाए बेबस आंखों से सरकार की ओर निहारता रहा। किसानों की मनोहर सरकार से इतनी ज्यादा अपेक्षा इसलिए जायज थी क्योंकि चुनाव से पहले वादे और दावे करने में बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हालांकि अप्रैल में मुख्यमंत्री ने किसानों के दर्द पर आर्थिक मुआवजे का मरहम लगाया और 1092 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों की झोली में डालने का ऐलान किया। इस मुआवजे में केंद्र की सहयोग राशि भी शामिल थी और किसानों की मदद करते हुए मनोहर सरकार ने पूर्व की सरकार पर भी जुबानी हमला किया। अप्रैल का महीना प्रदेश के किसानों के लिए खुशी बना, तो दूसरी तरफ से योग गुरु बाबा रामदेव को भी इसी महीने में हरियाणा सरकार ने तोहफा दे दिया। बीजेपी सरकार ने बाबा रामदेव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया और उन्हें राज्य का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी जब तक विपक्ष में रही तब तक कांग्रेस सरकार पर लाठी गोली की सरकार होने का आरोप लगाती रही, लेकिन पाला बदला तो हालात बीजेपी सरकार के सामने भी वैसे ही खड़े हो गए। मई के महीने में गेस्ट टीचर्स पर पुलिस का बर्बर चेहरा देखने को मिला। करनाल में सीएम कैंप हाउस को घेरने जा रहे गेस्ट टीचर्स को पुलिस ने रोका और हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने गेस्ट टीचर्स पर लाठी भांज दी। संवेदना को मारते हुए महिला टीचर्स पर भी हमला बोला गया और इस घटना में कई गेस्ट टीचर्स घायल हो गए। पुलिस ने एक झटके में गेस्ट टीचर्स की बोली को बेचारगी बना दिया और विरोधी सीना तानकर मनोहर सरकार से हमले का जवाब मांगने लगे। कुछ ऐसा ही हाल पंचकुला में कंप्यूटर टीचर्स का भी हुआ, जहां पुलिस ने उनकी आवाज को लाठी के दम पर शांत किया। सवाल ये पूछा गया कि जब सरकार को उनकी मांग पूरी करनी ही नहीं थी तो फिर घोषणा पत्र से फरेब का जाल क्यों बुना गया। हालात और आगे का रास्ता न तो प्रदेश की जनता को समझ में आ रहा था और न ही सरकार जनता को ठीक ढंग से समझा पा रही थी। जो वादे
घोषणा पत्र में किए गए थे, जनता को उन वादों को हासिल करने की बेचैनी थी और सरकार उसे पूरा करने के लिए छटपटा भी रही थी। लेकिन इतने कम समय में एक नई सरकार इतनी सारी उम्मीदों को पूरा कर दे, ये हो भी नहीं सकता था। मई के बाद जून आया और सरकार आगे का रास्ता बनाती रही। इस बीच सरकार के सामने वो तस्वीर विकराल रूप में सामने आने लगी जब प्रदेश का कर्मचारी प्रदर्शनकारी की शक्ल में सरकार के सामने खड़ा हो गया। एक तरफ जहां गेस्ट टीचर्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ पंजाब समान वेतनमान को लेकर भी कर्मचारी आग बबूला थे। सरकार ऐसे मुद्दों पर शांत थी और इसी वजह से सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगने भी शुरू हो गए। सरकार के खिलाफ रोष रखने वालों का विपक्ष हितैषी बन रहा था और राजनीति भी अपने ही रास्ते पर चल रही थी। सरकार का अपना नजरिया था, क्योंकि हर वादे को इतनी जल्दी पूरा करना इतना आसान नहीं। उधर सरकार विकास के रास्ते पर भी रफ्तार बढ़ा रही थी। जून के ही महीने में सरकार ने फैसला किया कि रोडवेज के बेड़े में 600 नई बसों को जोड़ा जाएगा, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को होगा। साल 2015 न तो मनोहर सरकार के लिए एक बेहतर साल रहा और न ही विरोधियों के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार को सत्ता संभाले अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता था, लेकिन फिर भी वो हर पहलू को संभाल कर चलती रही। पुरानी योजनाओं पर काम होता रहा और मनोहर सरकार भी विकास की दिशा में धीरे धीरे बढ़ती गई। विरोधियों को जवाब देना और जनता में विश्वास को कायम रखना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती से सरकार जूझती भी नजर आई। जून के महीने के बाद मनोहर सरकार और प्रदेश की राजनीति की तलखी कितनी ज्यादा बढ़ी, उसे आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं एक नई सरकार को विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए वक्त जरूर लगता है और मनोहर सरकार को भी लगा। आधा 2015 बीत चुका था और अब तक मनोहर सरकार यह तय कर चुकी थी कि विकास की दिशा में काम कैसे करना है और किस तरीके से करना है। हालांकि विरोधियों के वार के बीच सरकार कई बार परेशान भी हुई, लेकिन वो आखिरकार बढ़ती गई। मनोहर सरकार की सोच साफ थी कि वो सिर्फ विकास को मुद्दा बनाएगी और जनता के हित में उसका हर कदम होगा। बेशक हर सरकार यही सोचती है, लेकिन बेवजह की बयानबाजियां और जबरदस्ती पैदा हुए विवाद सरकार की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। जुलाई आते आते सरकार अब विकास की बुनियाद को ढालने लगी थी और कई जिलों में योजनाओं का शिलान्यास भी शुरू हो गया था। लेकिन मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नमेंट की बात करने वाली बीजेपी सरकार ने 9 महीने सरकार चलाने से पहले ही कैबिनेट का विस्तार कर दिया। इसके अलावा बाद में एक अन्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी के 4 विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव पद की शपथ भी दिला दी। कैबिनेट का आकार बढ़ने की खबर जैसे ही विरोधियों को पता चली, तो विरोधियों ने सरकार पर फौरन हल्ला बोल दिया। सरकार का रास्ता विकास का तय था। अगस्त आते आते सरकार हर ओर से एक बेहतर हरियाणा की चाह रखने लगी और इसका हिस्सा पंचायत चुनाव भी था। सरकार ने मन बना लिया था कि वो पंचायत चुनाव के नियमों में संशोधन करेगी और ऐसा हुआ भी। अगस्त के शुरुआत में ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और पंचायती राज संस्थाओं में कड़े बदलाव किए गए। सबसे मुख्य बदलाव उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर हुआ, जिसके तहत आम उम्मीदवार का पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास होना जरूरी हो गया। इसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड और लोन डिफॉल्टर पर भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का फैसला लिया गया।
इस संशोधन में बहुत से लोगों को बेहतर भविष्य का अंश नजर आया, तो कई लोगों को यह संशोधन अखरने लगा, खासकर राजनीतिक पार्टियों को। हो हल्ला हुआ और नतीजा ये निकला कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन तमाम जद्दोजहद के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला हरियाणा सरकार के पक्ष में सुना दिया। वहीं अगस्त के ही महीने में मुख्यमंत्री के एक डेलीगेशन ने अमेरिका और कनाडा का दौरा किया और उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में हरियाणा में करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है। हालांकि ये बात अब भी विरोधियों को दूर की कौड़ी नजर आ रही है। अगस्त के ही महीने में प्रदेश को कुछ तोहफे भी मिले, जिसमें करनाल और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की घोषणा का तोहफा बेहद खास था। इस दौरान विवाद भी हुआ जब गुड़गांव को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की मांग की जाने लगी। विवाद ज्यादा बढ़ा तो सरकार ने सशर्त गुड़गांव को भी स्मार्ट सिटी की श्रेणी में जगह दे दी। इसके अलावा अगस्त में ही रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं को खास सौगात देते हुए सभी 21 जिलों में महिला थाने खोले और प्रदेश की महिलाओं में भरोसा जगाया कि सरकार और पुलिस दोनों ही उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। सरकार अब तक अपने विरोधियों और प्रदेश की जनता को ये बता चुकी थी कि उसका उद्देश्य क्या है और खास बात यह थी कि केंद्र से भी प्रदेश सरकार को भरपूर मदद मिली। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली मेट्रो ने जब फरीदाबाद में दस्तक दी तो फरीदाबाद के वासी खुशी से झूम उठे। आईटीओ से बदरपुर तक के ट्रैक को बढ़ाते हुए मुजेसर तक पहुंचाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेट्रो के सफर का आनंद उठाया। उधर विरोधियों का प्रदर्शन भी शुरू था, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि ये प्रोजेक्ट उसकी मेहनत का नतीजा है, जिसका श्रेय बीजेपी सरकार ले रही है। इसके अलावा सरकार किसानों की परेशानी को लेकर भी चिंतित नजर आई, क्योंकि सफेद मक्खी के कहर ने किसानों को जीते जी मारने का काम किया। किसानों की फसल सफेद मक्खी के प्रकोप से चौपट हो गई और अन्नदाता एक बार फिर बदहाली के कगार पर खड़ा हो गया। किसानों का हाथ थामने का दावा करने वाली मनोहर सरकार ने गिरदावरी के आदेश दिए, लेकिन गिरदावरी से ज्यादा उस पर राजनीति हुई और किसान बीच में पिसता रहा। इसके अलावा सितंबर में ही सरकार ने कृषक उपहार योजना की शुरुआत की और ये भरोसा जगाया कि हरियाणा के किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। धीरे धीरे अक्टूबर का वो महीना भी आ गया जिसने मनोहर सरकार के 1 साल के कार्यकाल के पूरा होने की पुष्टि की। बीजेपी सरकार ने इस 1 साल को 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष का नाम दिया, तो विरोधियों ने सरकार को नकारा और फेल सरकार बताया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के 1 साल पूरा होने पर 20 सवालों की सूची सामने रख दी, तो इनेलो ने भी तीखे हमलों से सरकार को निशाने पर लिया। विरोधियों के हमले से परे सरकार अपने रास्ते पर चलती रही और हर जिले में जश्न मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए। मनोहर सरकार का उद्देश्य ये भी हो गया कि अब जितने भी काम वो करेगी उसका प्रचार प्रसार जनता के बीच किया जाएगा और इसी वजह से मनोहर के मंत्री सीधे तौर पर जनता से जुड़ने लगे। खुद पहुंचकर योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना शुरू किया गया। लेकिन जिस महीने में मनोहर सरकार अपने 1 साल की कामयाबी का जश्न मना रही थी, उसी महीने में सरकार को कई मुद्दों पर करारी चोट पहुंची। 1 साल होने के ठीक कुछ दिन पहले सुनपेड़ कांड ने सरकार की साख पर बट्टा लगा दिया। सुनपेड़ की आग में खट्टर सरकार सियासी रूप से जलती चली गई और इसी आग पर राजनीति की भी खूब रोटियां सेकी गई। विरोधियों ने मनोहर सरकार पर
जमकर सियासी बाण चलाए। इसके अलावा एक अखबार को इंटरव्यू देते वक्त भी मुख्यमंत्री विवादित बयान दे गए, जिसके बाद उन्हें अपने बयान पर खेद जताना पड़ा। बीजेपी और मुस्लिमों के बीच 2014 के लोकसभा चुनाव में टूटी हुई डोर की जो गांठ लगी थी, वो एक बार फिर खुलती नजर आई और मनोहर सरकार ने जब आगामी सत्र से स्कूल के पाठ्यक्रम में गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पास किया, तो सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण करने के आरोप भी लगाए गए और इन्हीं मुद्दों को उठाकर विरोधियों के तेवर और ज्यादा तल्ख होते चले गए। मनोहर सरकार का 1 साल बीता और भ्रष्टाचार का दाग अब तक उसके दामन को छू तक ना सका था, लेकिन 2015 खत्म होता उससे पहले ही विपक्ष ने सरकार पर से भ्रष्टाचार के मामले में बेदाग होने का गुरूर छीन लिया। नवंबर के महीने में कांग्रेस और इनेलो ने एक सुर में धान खरीद में भारी घालमेल का आरोप लगाते हुए करोड़ों के घोटाले की बात कह दी। इनेलो ने बाकायदा इसके लिए एक स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी कर दी, जिसमें पता चला कि बाहर के राज्यों से प्रदेश में धान की बोरियों को लाया जा रहा था। मामले पर खूब राजनीतिक हल्ला मचा और भारी विरोध के बाद सरकार ने 13 जिलों में प्रदेश के बड़े अधिकारियों से धान के फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के आदेश दे दिए। लेकिन विपक्ष आज भी इस बात पर अड़ा है कि इस कथित धान घोटाले की जांच सीबीआई या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। नवंबर का ही वो महीना था जब सरकार विकास से ज्यादा विवाद में घिरती चली गई। फतेहाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज और तत्कालीन एसपी संगीता कालिया के बीच सरेआम बहस हो गई, जिसने एक बार फिर प्रदेश में अफसरशाही के हावी होने की बात को हवा दे दी। हालांकि कुछ ही दिन बाद सरकार ने कालिया का फतेहाबाद से तबादला करते हुए उन्हें मानेसर भेज दिया। इसके अलावा नवंबर में ही मनोहर सरकार ने रोडवेज में एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि अब हरियाणा सरकार निजी बस संचालकों के साथ मिलकर प्रदेश की जनता को सुहाना सफर कराएगी। लेकिन सरकार का ये फैसला रोडवेज कर्मियों को भारी पड़ता दिखा, सो उन्होंने विरोध के सुर अपना लिए। धान खरीद में कथित घोटाले का जो मामला नवंबर के महीने से उठा था, वो दिसंबर के सर्द मौसम में भी राजनीति की गलियों में गर्माता रहा। इनेलो और कांग्रेस हमलावर थे और सरकार बचाव की मुद्रा में। सरकार बार बार धान खरीद में अनियमितताओं को नकारती रही, लेकिन विरोधी तथ्य, सबूत, आंकड़े और हिसाब लेकर मीडिया के कैमरों पर नजर आते रहे। इसी बीच केंद्र में हेराल्ड मामला सुर्खियों में आया और इसकी जद में प्रदेश की पूर्व सरकार भी आ गई, क्योंकि हेराल्ड का कनेक्शन पंचकुला से निकल कर आया और मुसीबत पूर्व में रही कांग्रेस सरकार की एक बार फिर बढ़ गई। जो तीर अब तक मनोहर सरकार की ओर घूमकर उसे परेशान कर रहा था, वही राजनीतिक तीर अब उल्टा कांग्रेस की ओर घूम गया। कांग्रेस की किरकिरी तब और ज्यादा हो गई जब सीएलयू मामले में लोकायुक्त ने पूर्व के 5 विधायकों को दोषी पाया और उन पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश कर दी। दिसंबर के आखिर तक आते आते मनोहर सरकार धान पर मचे घमासान से लगभग बाहर निकलती दिखी और सारा घुमाव कांग्रेस की ओर हो गया। समय अभी ज्यादा नहीं बीता था, इस बीच पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन के मामले का जिन्न निकला और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एफआईआर दर्ज हो गई। हुड्डा की मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ गई जब मनोहर सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। हालांकि कांग्रेस यही आरोप लगाती रही कि धान घोटाले और बिजली बिल जैसे मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ऐसी साजिश रच रही है। इसे प्रतिशोध की राजनीति बताया गया। साल 2015 बीत गया, लेकिन अपने साथ कई चीजों को छोड़ गया।
मसलन एक परिपक्व राजनीति की सीख, बेवजह की बयानबाजियों का परिणाम और मुद्दों से भटकती हुई राजनीति का हश्र। राजनीति जरूरी है, लेकिन अगर मुद्दों पर हो तो। प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष तय रास्तों पर चल रहे हैं। सत्ता पक्ष में वो है जिन्हें सरकार चलाते हुए सिर्फ 1.25 साल बीता है, और विपक्ष में वो हैं जिन्होंने कई सालों तक हरियाणा को संभाला है और आगे बढ़ाया है। साल 2015 मनोहर सरकार के लिए सिर्फ एक सीख भर था, और 2016 में जाहिर सी बात है कि प्रदेश की राजनीति के तेवर और ज्यादा तल्ख होंगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र सिंह के साथ मैं संजय सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं